हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। अब देखते हैं उस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट को चेक करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, जिसको सॉल्व करके आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या है, फॉर अ लीनियर नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क है? लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, लीनियर नेटवर्क है मतलब कि क्या, इस नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर इस नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है तो क्या दिया हुआ है, एक सोर्स ये दिया हुआ है, एक सोर्स ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे सपोज वोल्टेज V है और मुझे नहीं पता कि नेटवर्क कैसा है, इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, बस मुझे ये पता है I1 है, I2 है और यहाँ पे वोल्टेज है। अब बोल रहा है I1 इज इक्वल टू 8 एम्पियर्स। अगर I1 8 एम्पियर्स है और I2 कितना है 12 एम्पियर्स, तो V की वैल्यू आ रही है 80 वोल्ट्स, ये हमें बता दिया गया है। फिर बोल रहा है अगर I1 को -8 एम्पियर कर दें और I2 को 4 एम्पियर्स कर दें तो V की वैल्यू 0 वोल्ट हो जा रही है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि अगर I1 और I2 दोनों की वैल्यू को अगर 10 एम्पियर्स कर दिया जाए तो V की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लीनियर नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है। सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है मतलब कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, उसमें होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, होमोजेनिटी और होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी को लिखूं तो लिख सकता हूं मैं आउटपुट इज इक्वल टू क्या, कोई कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ए ले लेते हैं, ए इंटू इनपुट क्या 1 इंटू इनपुट 1 प्लस बी इंटू इनपुट 2। ठीक है, अगर सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है तो होमोजेनिटी और क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होंगी। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये क्या है, होमोजेनिटी और प्लस वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये है हमारा यहां पे, ये एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, राइट, एडिटिविटी लिख देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऐसा है तो यहां पे भाई हमारा आउटपुट क्या है, V इज इक्वल टू 80। दोनों केसेस को लाइन से कंसिडर करते हैं। पहला केस ये हो गया, ठीक है, ये इसको केस 1 ले लेते हैं, इसको केस 2 ले लेते हैं। कैसे, मतलब कि क्या, 80 राइट, 80 आउटपुट V की वैल्यू, और या तो फिर मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूं, V इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब A और B हमारे क्या थे, कांस्टेंट्स थे। A और B कांस्टेंट है और I1 और I2 क्या है, करंट्स है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ऐसा क्या कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कि करंट हमारा वोल्टेज के इक्वल हो जाए। आपने सही गेस किया अगर आपने किया होगा तो, कि यहां पे आएगा R1 R2। मतलब कि क्या, अगर रेसिस्टेंस R1 और R2 होंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कौन से हैं इसमें, रेसिस्टेंसेस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो फिर हमारा ये इक्वेशन किसके इक्वल हो रहा है, आउटपुट V के। R1 क्या है, R1 तब का सर्किट है जब I1 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और I2 नहीं है। I2 जब नहीं है तब इस नेटवर्क कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो है R1। फिर जब I2 कंडक्ट कर रहा है और I1 ऑफ है तो ये नेटवर्क किस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हुआ इस नेटवर्क का, वो होगा R2, और वो क्या है, दोनों कांस्टेंट्स वैल्यू है। ठीक है, अब एक एक करके हम इस इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशंस को पुट करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि R1 और R2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या था, 80 इज इक्वल टू R1
I1 क्या है 8 प्लस 8 प्लस R2 इज सॉरी R2 तो कांस्टेंट है, I2 इज 12। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 अगर मैं लिखूं तो 0 इज इक्वल टू R1 माइनस 8 प्लस R2 एंड 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहां पे दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आराम से आप R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो R1 और R2 की वैल्यू आएगी, R1 की वैल्यू आती है यहां से 5/2 ओम्स और R2 की वैल्यू आती है 5 ओम्स। ठीक है, जैसे ही हमको R1 और R2 की वैल्यू मिल गई तब तो भाई पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जब R1 और R2 की वैल्यू है और बोला जा रहा है कि अगर I1 और I2 की वैल्यू में 10 कर दूं तो V का क्या वैल्यू होगा, तो वो सिंपल सा है कि V इज इक्वल टू R1 कितना है 5/2, I1 को कितना रखने बोल रहा है 10 एम्पियर्स और प्लस R2 कितना है 5 ओम और I2 को कितना रखने बोल रहा है उसको भी 10। तो V कितना आ रहा है हमारा, V आ रहा है 1 जा 2 5 जा 25 प्लस 50 दैट इज 75 वोल्ट। ठीक है, तो V आ गया मेरा 75 वोल्ट। कब? जब दोनों I1 और I2 10 एम्पियर्स के होंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का। इसमें आपका बेसिक्स चेक हो रहा है कि आप कैसे सुपरपोजिशन को चेक कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो V है सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, एक तो पहले हमने होमोजेनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को देख लिया कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा चीज हम ये देख सकते हैं कि हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि जो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ वोल्टेजेस बिकॉज ऑफ वन इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, सारे को सम करेंगे एक एक करके तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका सम होगा। तो कैसे करें? अगर इस V को मैं कैसे लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, V इज इक्वल टू V डैश प्लस V डबल डैश। ठीक है, इस V को मैं ऐसे भी लिख सकता था। अब आप बताइए V डैश क्या है? V डैश वो वोल्टेज है, V डैश वो वोल्टेज है जब I2 कंडक्ट नहीं कर रहा था, जब मतलब कि क्या, जब I1 था नॉट इक्वल टू 0 और I2 था इक्वल टू 0, और V डैश वो वैल्यू है जब I1 इज इक्वल टू 0 और I2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि क्या, I1 जब V डैश तब वोल्टेज आ रहा था जो वोल्टेज जब I1 सोर्स कंडक्ट कर रहा है, I2 डीएक्टिवेटेड है, I1 डीएक्टिवेटेड है और I2 सप्लाई कर रहा है, तब केस में जो वोल्टेज आ रहा था वो था V डबल डैश। दोनों को एक एक करके हम जब ऐड करेंगे तब जो वोल्टेज आएगा वो V था, और उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके जो V डैश को लिखा R1 I1। R1 क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था पूरे नेटवर्क का जब I1 कंडक्ट कर रहा था। R2 क्या था? वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था नेटवर्क का जब I2 कंडक्ट कर रहा था, और I1 डीएक्टिवेटेड था। डीएक्टिवेटेड मतलब करंट सोर्स ओपन सर्किटेड था, और वो जो वोल्टेज आया था यहाँ पे वो किसके इक्वल था? V डैश के इक्वल था। तो दोनों को सम करके मैंने V लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी काफी ज्यादा ट्रिकी है, इसको आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है व्हेन Vs इज इक्वल टू 3 वोल्ट। मतलब कि क्या, Vs को अगर मैं 3 वोल्ट रख दूं, इसको मैं जब 3 वोल्ट करता हूं तब I की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4 एम्पियर्स। तब I की वैल्यू है 4 एम्पियर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I व्हेन Vs इज इक्वल टू 12 वोल्ट? अगर ये वैल्यू Vs की 3 से 12 बन गई, 3 से 12 वोल्ट बन गई, तब फिर I की वैल्यू क्या होगी? ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसको। सपोज सुपरपोजिशन लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे Is का वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट? तो Vs अगर 3 वोल्ट है, पहला केस, अगर Vs 3 वोल्ट है,
मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं Vs अगर 3 वोल्ट है। अगर Vs 3 वोल्ट है और मैं सुपरपोजिशन लगा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले जब करंट मतलब अगर I को लिखता हूं मैं यहां पे I इज इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश। I डैश क्या है, करंट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स व्हेन करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड। I डबल डैश क्या है, करंट ड्यू टू करंट सोर्स, I ड्यू टू करंट सोर्स व्हेन वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिवेटेड। तो I डैश को निकालूंगा मैं, तब करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करूंगा, और करंट सोर्स को जब डीएक्टिवेट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ओपन सर्किट से। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सर्किट, यहां पे हो गया ओपन सर्किट। अब इस केस में क्या बोल रहा था कि हमारा I अभी नहीं, अभी जब Vs जो था वो 3 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट यहां पे I डैश कितना होगा, Vs के कारण I डैश कितना आ रहा है, I डैश आएगा Vs इज इक्वल टू 3 बाय 6 इज इक्वल टू I डैश इज इक्वल टू 3 बाय 6 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। I डैश आ रहा है 0.5 एम्पियर। और अगर मैं ये बोलूं कि टोटल I कितना दिया हुआ है, जब ये 3 वोल्ट का था तो टोटल I मेरा 4 एम्पियर आ रहा था, और I डैश आया 0.5, और I डबल डैश कितना होगा उस केस में, उस केस में I डबल डैश आ जा रहा था 3.5। I डबल डैश 3.5 आ गया। अब इसका मतलब क्या, अगर ये है करंट सोर्स हमारा क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। करंट सोर्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, यहां से IS फ्लो हो रहा है, ये IS फ्लो हो रहा है, और अगर करंट सोर्स एक्टिवेटेड है और सुपरपोजिशन थ्योरम हम लगा रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स को क्या करूंगा, मैं डीएक्टिवेट करूंगा। और डीएक्टिवेट कैसे होता है वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, वोल्टेज सोर्स होता है किससे, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से। अब IS इधर से इतना आया, यहां पे IS फ्लो हो रहा है, और I डबल डैश हमारा कितना आया था, 3.5 एम्पियर। ठीक है, अब आप ये बताइए I डबल डैश को भूल जाइए, यहां पे IS यहां पे आया, यहां पे कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, 3 ओम्स का, यहां पे कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, 3 ओम्स का। 3 ओम्स दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल पाथ है, मतलब कि क्या, यहां पे जो IS जो डिवाइड हो रहा होगा वो यहां पे आधा IS इधर आ जाएगा, IS बाई 2 इधर आएगा, और इधर IS बाई 2 आएगा। एग्री करते हैं कि नहीं, IS इक्वली डिवाइड होगा, और अगर IS इक्वली डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि IS बाई 2 इज इक्वल टू I डबल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 3.5 एम्पियर। मतलब कि क्या, यहां पे ये हो गया IS बाई 2, राइट। तो IS बाई 2 इतना है, तो IS की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हुई, 7 एम्पियर्स। IS की वैल्यू हो गई 7 एम्पियर्स, राइट। समझे ना कि हमको IS की वैल्यू पता नहीं थी, VS के कारण मैंने ये पता कर लिया कि I डैश कितना था, 0.5 था। मुझे ये पता चल गया कि एक्चुअल टोटल करंट कब, जब दोनों सोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो टोटल करंट कितना था, 4 एम्पियर था। ठीक है, और दोनों सोर्सेस जब एक्ट कर रहे थे तब वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 3 वोल्ट थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि IS की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने क्या किया कि I डैश निकालने के बाद I डबल डैश निकाला। मैं I डबल डैश वो करंट था, वो जब हमारा करंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड था और करंट सोर्स एक्टिवेटेड था, तब फिर IS की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें IS की वैल्यू पता है, तो अब बोल रहा है कि I की वैल्यू जब VS 12 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर मैं इसको अब 12 वोल्ट करूं यहां पे अब आपका वोल्टेज सोर्स कितना हो गया, 12 वोल्ट का। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए 12 वोल्ट का हो गया, IS की वैल्यू 7 एम्पियर, तो ये एक तो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू तो IS की तो 7 एम्पियर वैल्यू
यहां पे तो ये कांस्टेंट ही है। इसका मतलब आईएस में कोई चेंजेस नहीं है। आईएस में कोई चेंजेस नहीं है मतलब जब भी इसको डीएक्टिवेट करेंगे और करंट बिकॉज ऑफ आईएस निकालेंगे, जो कि आई डबल डैश आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, आई डबल डैश इस केस में भी हमारा कितना आ जाएगा, आई डबल डैश इस केस में भी रहेगा मेरा 3.5 एम्पियर्स। क्योंकि हमारा वोल्टेज सोर्स चेंज हुआ था, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो वीएस के कारण आएंगे। तो मतलब कि क्या चेंज होगा, आई डैश चेंज होगा। आई डैश कैसे चेंज होगा, फिर से हमें निकालना पड़ेगा, इसको कर देंगे ओपन सर्किट। ठीक है, इसको किया मैंने ओपन सर्किट। अब बताइए कितना आ रहा है आई डैश, आई डैश कितना आ रहा है, आई डैश आ रहा है यहां से सेकेंड केस के लिए 12/6 दैट इज 2 एम्पियर्स। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह थी कि आई का डायरेक्शन कितना है, डाउनवर्ड्स। करंट आई जो है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, आई डैश भी डाउनवर्ड फ्लो हुआ, आई डबल डैश भी डाउनवर्ड फ्लो हुआ। दोनों ही केसेस में, केस 1 और केस 2 में, दोनों में डाउनवर्ड फ्लो हो रहा था। तो हम लोग का आई जो आएगा वो अभी भी क्या किसके इक्वल होगा, आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो इस केस से मुझे मिला कि आई इज इक्वल टू 2 + 3.5 इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर्स। ठीक है, कब, जब वोल्टेज सोर्स हमारा 3 से 12 वोल्ट चेंज हो जाएगा। राइट, यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक और चीज था कि मैंने यहां पे आईएस की वैल्यू जो निकाल के दिखाई है वो आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए दिखाई थी। ठीक है, आप चाहे तो आईएस की वैल्यू नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमको यहां क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है कि आईएस कांस्टेंट है, जो भी चेंजेस आया वीएस में आया था। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि आई डबल डैश 3.5 एम्पियर था और यहां पे चेंजेस आईएस में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आई डबल डैश सेम ही रहेगा। तो आई डबल डैश यहां पे सेम हो गया, और फिर से अगर मैं 12 वोल्ट करके चेंज कर दूं और फिर उसके बाद निकालूं करंट, तो 2 एम्पियर आता और 2 + 3.5 5.5 एम्पियर हो जाता। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर। 5 ओम रेसिस्टर मतलब ये रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बताना है हमें। क्वेश्चन देख के आप क्या कर सकते थे, इसमें कौन कौन सा मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। पहला, नोडल एनालिसिस एप्लीकेबल हो सकता है इसमें, राइट। और कौन सा, और दूसरा केस इसमें है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एप्लीकेबल हो सकता है इसमें। ठीक है, इसको मैं वोल्टेज, इसको क्या करता है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता है, इसको भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता और दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में ले आता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देता, केवीएल लगा देता, फिर आई का वैल्यू नहीं मिल जाता और आई से मैं यहां पे 5 ओम का अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेता। ठीक है, ये एक केस था। दो केसेस थे। मैश के में तो इसमें नहीं जाना चाहिए, मैश इसमें जाएंगे तो फिर एक मैश ये, दूसरा मैश ये, तीसरा मैश ये, यहां पे I1 और I2 की वैल्यू मिल जाती, फिर यहां पे हमको फाइंड करना पड़ता। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स पड़ जाता। तो दो मेथड्स यहां पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। थर्ड मेथड जो होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, जो हम इसके ऊपर डिस्कस करें, देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम से इसको कैसे टैकल किया जाए। सिंपल है कि वैसे ही 176 एम्पियर, सपोज कि 176 एम्पियर फ्लो हमारा जो है वो एक्टिवेट है और 110 एम्पियर डीएक्टिवेटेड है। मतलब कि क्या, इसको मैं ओपन सर्किट कर देता हूं 110 एम्पियर्स को। अगर ये ओपन सर्किट है 110 एम्पियर्स का, तो 176 एम्पियर यहां पे आएगा। अब यहां पे जाके वो डिवाइड होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जब यहां पे उसको डिवाइड होना है तो वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगा, वो करंट डिवीजन रूल को फॉलो करेगा। तो जब वो करंट डिवीजन रूल को फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या, अगर मैं मानूं कि इस करंट, इस IS1 के कारण, ये जो IS1 है मेरा, इसके कारण करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, सपोज 5 ओम के अक्रॉस। ठीक है, 5 ओम के अक्रॉस I1 फ्लो हो रहा है, तो I1 कितना इक्वल टू होगा, I1 इक्वल टू होगा मेरा 176 इंटू, करंट डिवीजन में अपोजिट वाला लेते थे हम लोग 15 बाय हाउ मच, 22 एम्पियर्स। ये मेरा I1 होता। नेक्स्ट केस में
जब वैसे ही अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करता तो ये क्या होता, ओपन सर्किट, और ये क्या होता हमारा एक्टिवेट। ठीक है, तो कितना, फिर से अब क्या होता, यहां पे 110 एम्पियर आता और फिर से उसको डिवाइड होना पड़ता। तो सपोज ऐसा करंट फ्लो होता I2। ठीक है, तो I2 किसके इक्वल आता हमारा, I2 आता 110 इंटू अपोजिट कितना है, यहां पे मेरा 10 है, सॉरी हमको यहां का करंट निकालना था तो ये 7 होता, ये आपका 7 होता, 7 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज 22। ठीक है, और यहां पे कितना होता, यहां पे आपको इस ब्रांच का करंट निकालना था तो आपको ये इंटू 10 होता और डिवाइडेड बाय फिर से अगेन 22। ठीक है, तो एक्चुअल करंट की वैल्यू अगर मैं मानूं, एक्चुअल करंट की वैल्यू यहां पे कितनी आती, अगर मैं देखा जाए तो ये वाला वैल्यू बड़ा दिख रहा है मुझे, तो मैं सोचता हूं कि इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअल करंट, ठीक है, तो I इसको इक्वल टू किसके इक्वल होता, I1 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि I1 और I2 की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए I किसके इक्वल है, I1 माइनस I2 के है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आपको आ जाएगी 6 एम्पियर्स। ठीक है, I की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही I की वैल्यू 6 एम्पियर आ जाती है तो V की वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर कितना होगा, 5 इंटू 6 30 वोल्ट। राइट, मतलब कि क्या किया मैंने इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व किया। दो करंट सोर्सेस थे, दोनों करंट सोर्सेस को एक एक करके एक्टिवेट किया, एक एक करके डीएक्टिवेट किया, और उसके बाद मैं 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा था वो देखा, हर करंट सोर्स को कंसिडर करते साइन। और जब मैं सोचा कि जो करंट वैल्यू बड़ा है उसके कारण ही जो करंट होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा, तो I1 बड़ा था इसलिए मैंने इसी डायरेक्शन में I को लिया। अगर I2 बड़ा होता तो मैं इस डायरेक्शन में लेता, और फिर I1 माइनस I2 किया तो इक्विवेलेंट मेरा 6 एम्पियर आया, और वोल्टेज फिर उसका कितना होता, I इंटू R दैट इज 30 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर, जो कि बिल्कुल 3rd क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे करंट सोर्स था उस क्वेश्चन की तरह भी, यहाँ पे पर बस अब वोल्टेज सोर्स आ गया। राइट, तो सिंपल है, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। 6 एम्पियर है करंट सोर्स, पहले मैं वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करता हूँ। करंट क्वेश्चन में क्या बोला, I फाइंड करना है। ठीक है, तो कितने वोल्ट का था, 3 वोल्ट, यहाँ पे याद रख लेते हैं, तो भूल जाएंगे इसको। ठीक है, 3 वोल्ट का था। अब वोल्टेज सोर्स 3 वोल्ट का था, इसको ओपन शॉर्ट सर्किट करेंगे डीएक्टिवेट करने के लिए। ये हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट यहां पे 6 एम्पियर आ रहा है। अब शॉर्ट सर्किट होने से ये तो पूरा ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो उसका तो सिग्निफिकेंस चला जाएगा, कि सारा करंट कहां से आएगा, इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू होगी I कब, I इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा, I डैश और I डबल डैश के। ठीक है, तो I डैश बोलूंगा मैं मोर एक्यूरेटली, तो I डैश की वैल्यू कब, जब करंट सोर्स एक्टिवेटेड है और वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेटेड है, तब किसकी इक्वल होगी, वो होगी 6 इंटू 1 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। वैसे ही I डबल डैश की इक्वल वैल्यू का वो कितनी होगी, जब करंट सोर्स हमारा डीएक्टिवेटेड होगा, मतलब कि क्या, ओपन सर्किटेड, और वोल्टेज सोर्स क्या है, एक्टिवेटेड। वोल्टेज सोर्स अगर एक्टिवेटेड है, ठीक है, तो I डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, देखिए आपको याद है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, कि अगर वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस है तो वो रिडंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल सर्किट जो होगा
हम इसको अभी भूल जाएं क्योंकि यहाँ पे 3 वोल्ट है, अगर आपको याद भी रखना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है, उसका यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा वैसे भी। पर हमारे पास एक्चुअल जो कि कौन सा करंट है, इस वाले 2 ओम के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना था, तो उसमें हम इसको हटा सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं कितना वैल्यू आएगा 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर्स। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि I डैश जो था वो ऐसे फ्लो हो रहा था और I डबल डैश जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसका मतलब क्या कि I जो था, I तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो I डैश के इक्वल है, I डैश के डायरेक्शन में है और I डबल डैश अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अगर ऐसा है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 1, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। यहां से I की कितनी वैल्यू आ गई 1 एम्पियर आ गई, राइट। काफी इजी सा क्वेश्चन था, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कवर करना था। नेक्स्ट सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसको भी हम उस कॉन्सेप्ट से सीख चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। वी आउटपुट है, उस क्वेश्चन में हमारा 2 करंट सोर्सेस था, ठीक है, पर इसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, और वैसे ही लीनियर नेटवर्क है, सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगा इसमें। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें फिर से लिख सकता हूं कि वी आउटपुट जो इक्वल टू होगा, वी आउट की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, एक कांस्टेंट A इंटू VS2 प्लस B IS2 के इक्वल, ठीक है। और यहां पे जब ऐसा है, ये कांस्टेंट्स हैं और ये जो उसके इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, तो हम लोग को वैल्यूज दी गई है जिससे हम A और B का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो कि काफी इजीली निकाल लेंगे हम। पहला केस में क्या दिया हुआ है, 3 वोल्टेज दिया हुआ है, A एज इट इज, वोल्टेज की वैल्यू क्या है 5 और B का वैल्यू क्या है कांस्टेंट इनटू IS2 कितना है 0। इसका मतलब A किसके इक्वल आएगा, A आ जाएगा मेरा 3/5 दैट इज 0.6, A आ गया 0.6, B वैसे ही निकल जाएगा 6 इज इक्वल टू A, सॉरी A तो मेरे को 0.6 पता चल चुका है, तो 0.6 इंटू 0 प्लस IS2 B, IS2 कितना है 2, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 3, ठीक है, 6/2 दैट इज 3। A और B की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब क्या कि जब VS1 आपका 10 है और IS2 8 है, तब A और B की वैल्यू भी पता है, तो हम डायरेक्टली V आउटपुट लिख सकते हैं कितना, V आउटपुट इज इक्वल टू A कितना है 0.6 इंटू 10 प्लस B कितना है 3 इंटू 8, दिस इंप्लाइज 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। इसका मतलब V आउटपुट आ गया 30 वोल्ट्स के, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको पूरा ग्रिप आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 6th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हम डेरिवेशन भी करेंगे और एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन भी लेंगे, ठीक है। तो उसको डिटेलिंग में करते हैं, चलिए। उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ डीसी नेटवर्क, एक डीसी नेटवर्क है, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टर है, उसके वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 50 वॉट, 18 वॉट, 98 वॉट। कब कब, ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। इसका मतलब क्या, हम ये समझ सकते हैं कि 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, वो तीनों इंडिपेंडेंट सोर्स जब एक टाइम पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस R कितना कितना पावर कर रहा था
जब एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक्ट किया होगा तो 50 वॉट किया, दूसरा किया तब 18 वॉट एब्जॉर्ब किया, फिर तीसरा जब अकेले एक्ट कर रहा था तब 98 वॉट किया। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग एक्ट करने से इतना इतना पावर हुआ। इफ द सोर्सेस साइमल्टेनियस एक्टिंग, एक साथ जब एक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, वो जब अकेले करे थे तो इतना इतना पावर था, पर अगर एक साथ करते हैं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम पावर कंज्यूम बाय आर, तब फिर आर कितना मैक्सिमम पावर और कितना मिनिमम पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसको देखें, समझते हैं। पावर क्या था? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। अब ये कि सपोज हमको नेटवर्क के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं। ठीक है, सपोज उस रेसिस्टेंस के थ्रू जब पहला सोर्स एक्ट कर रहा था अकेले, तब मैं ये मानता हूं कि उस रेसिस्टेंस के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा था, उस रेसिस्टेंस के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा था। तो पावर P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर आर। ठीक है, वैसे ही जब दूसरा सोर्स अकेले एक्ट कर रहा था और बाकी दोनों सोर्सेस ऑफ थे, तब उस रेसिस्टेंस से आई गेस कि I2 करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो उस केस P2 में पावर P2 कंज्यूम करते टाइम I2 स्क्वायर आर हो रहा था जब दूसरा सोर्स एक्ट कर रहा था। सिमिलरली P3 में I3 स्क्वायर आर हो गया। इन तीनों चीजों से मैं क्या बोल सकता हूं कि I1 कितना इक्वल आएगा? P1 बाय आर होगा, इजंट इट? वैसे ही I2 किसके इक्वल होगा? P1 बाय आर, सॉरी ये किसके इक्वल होगा? P2 बाय आर। वैसे ही I3 किसके इक्वल होगा? P3 बाय आर। I1, I2, I3 कौन कौन से करंट है? जब सोर्स 1 अकेले एक्ट कर रहा था तब I1 करंट फ्लो हो रहा था, जब सोर्स 2 एक्ट कर रहा था अकेले तब I2 करंट फ्लो हो रहा था, और जब सोर्स 3 कर रहा था तब I3 करंट फ्लो हो रहा था अकेले उस रेसिस्टेंस से। ठीक है, राइट। अब फाइंड द मैक्सिमम पावर कंज्यूम। कब उस रेसिस्टेंस में पावर मैक्सिमम होगा? आप खुद ही सोचिए। उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है वो कब मैक्सिमम होगा? वो तब मैक्सिमम होगा जब उसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो भी मैक्सिमम हो, और जो करंट उस रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो मैक्सिमम कब होगा? जब ये I1, I2 और I3 तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। एग्री करते हैं कि नहीं? ठीक है, I1, I2 और I3 जब तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पावर भी मैक्सिमम होगा। राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूं? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, तो P इक्विवेलेंट, जब इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूं? जब तीनों सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक साथ। अभी तक क्वेश्चंस में हमने देखा ना कि जब दोनों सोर्स, एक्चुअल में क्या हो रहा था अभी तक हम देख रहे थे, I इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश, ऐसे करके देख रहे थे कि एक एक सोर्सेस जब एक्ट कर रहे थे तो ऐसे सम हो रहा था। वही चीज है यहां पे भी कि उस आई इक्विवेलेंट हम कैसे ले रहे थे? सम कर रहे थे, उन लोगों का करंट अपोजिट था तो माइनस कर रहे थे। वैसे ही हम यहां पे भी अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तीनों करंट्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? I1 प्लस माइनस, मुझे पता नहीं डायरेक्शन कौन सा है। ठीक है, या तो फिर I2 प्लस माइनस, I3 प्लस माइनस, सॉरी अभी तो यहां पे तीन ही करंट्स हैं, अगर ज्यादा होते तो मैं आगे का लिखता, पर आई स्क्वायर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट करंट होता जब तीनों सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और इनटू आर। करेक्ट है यहां तक? ठीक है, राइट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, तो अब यहां पे I1 की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट P1 है। ठीक है, P बाय आर, ये अंडर रूट पूरा था। ठीक है, P1 बाय आर प्लस माइनस
अंडर रूट P2/R प्लस माइनस अंडर रूट P3/R स्क्वायर इंटू R। ठीक है, राइट। अब ये पूरा क्या हो रहा है, अगर मैं सब में से रूट R कॉमन ले लूं, रूट R कॉमन लेने के बाद अगर मैं उसको स्क्वायर करूं तो बाहर कितना आएगा, R आएगा, और R कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा हमारा, वो R कैंसल आउट होके मेरे पास बचेगा कि इक्विवेलेंट पावर जो आएगा, इक्विवेलेंट पावर किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 अंडर। ठीक है, अंडर रूट, ये आ गया मेरा इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, ये काफी अच्छा कंक्लूजन है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे आगे कि अगर सुपरपोजिशन थ्योरम में तीनों सोर्सेस का पावर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर दिया है अकेले एक्ट करने पर, और हमसे पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा भाई, ये क्वेश्चन, मैक्सिमम तब होगा जब आप ये तीनों प्लस हो जाएं। तो प्लस कब होगा, P मैक्स को मैं लिख सकता हूं, ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 98 का स्क्वायर, ये P मैक्स हो गया, राइट। और वैसे ही अगर मैं P मिनिमम लिखूं तो P मिनिमम में अब आपको ये करना है कि आपको इसको अरेंज कर देना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों, ताकि हमारा रिजल्ट नेगेटिव ना हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाए। तो ये इसको मैं अगर लिखूं P 98 तो ये हो गया P मिनिमम। तो P मैक्स और P मिनिमम आ गया, और इक्विवेलेंट पावर हमारा ऐसे निकालते हैं हम। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नया फॉर्मूला पता चल गया हमें, और यहां पे भी ये पता चल गया कि हम कब मैक्सिमम और मिनिमम पावर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल सारा कंप्लीट होता है। आई होप आप ये सारे न्यूमेरिकल्स को एंजॉय किए होंगे और काफी कुछ सीखने को मिला होगा इन क्वेश्चन से। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।